हाँ जी, सभी को नमस्कार। आज निशुल्क बैच की जो कई दिनों से आपको एक ऐड दिख रही थी कि निशुल्क बैच स्टार्ट होगा 10 मार्च को होगा, इस टाइम होगा, ये होगा, वो होगा, कितने दिनों से आपके मन में ये बात चल रही थी। तो आज फाइनली वो क्लास स्टार्ट होने वाली है। आपको एक जरूरी बात बता दूं, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम सबसे पहले है। फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड में जो कॉमन है, थर्ड ग्रेड यानी कि रीट मेंस जिसको आप लोग कहते हो, इसमें जो कॉमन टॉपिक है सबसे पहले वो उठाए जाएंगे कि तीनों ग्रेड में हो। फिर जिस दिन मैं सिर्फ फर्स्ट या सेकंड ग्रेड वाला बताऊंगा तो वो ऊपर लिख दूंगा कि ये थर्ड ग्रेड के लिए नहीं है, पहली बात। ठीक है, तो कुल मिला के 1 महीने तक तो ये, फिर स्कूलों का टाइम भी चेंज हो जाएगा। मान लो मेरी ड्यूटी आधा दिन तक रहेगी, आधा दिन मेरे पास रहेगा, तो दो दो वीडियो अपन कर लेंगे। पहले तो सबका स्वागत है, आप सभी मेरा हौसला, मेरा जोश हो, और आपके कारण ही जो मैं है ये क्लासें ले पाऊंगा। तो आप मेरा जोश बने रहना। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो शेयर वाला और वो बाद की प्रक्रिया, अच्छा लगे तो कर देना, अन्यथा नहीं करना। निःशुल्क पढ़ने वाले हैं, पहले इस माने बातें बता दूं। निःशुल्क रहेगा। इसके मैंने जो तथ्य तैयार किए हैं, एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ अकादमी की मेरे पास बुक्स हैं, उनसे मैंने तथ्य तैयार किए हैं। और ये नोट्स आपको क्या है कि संतवीर सर टेलीग्राम पर, क्लास के दूसरे दिन आपको संतवीर सर टेलीग्राम पर इसकी जो पीडीएफ मिल जाया करेगी। रीट में अपने फतेह किया बिल्कुल निःशुल्क, इसको भी प्रयास करेंगे क्विज भी आपकी साथ साथ हो जाए, जो टॉपिक करवाया उसका आपका टेस्ट भी क्विज वाला टेलीग्राम पर हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से अपने रखने वाले हैं। तो ये बैच की ये है, ये सभी के लिए, चतुर्थ श्रेणी, पशुधन, इन सब में मेरा आस्थान का जीके, बीएसटीसी, प्री बीएड सब में ही लगता है। आज अपने जो टॉपिक करने वाले हैं, आपको अच्छी बात ये बताऊं कि अपना जो टॉपिक हुआ करेगा उसमें एआई का यूज करके, ये 2 फोटोज हैं, इसके माध्यम से गुर्जर प्रतिहार का काम तमाम कर लेंगे। इन फोटोज के माध्यम से अच्छे से इनको देख लो, इनके माध्यम से हम याद करने वाले। जिन बच्चों ने पहले मेरी क्लासें ली है उनको पता है हमने दुर्ग चित्रकला और कितना शानदार तरीके से किया था। और आप पेपर हॉल में बैठे बैठे मुझे याद कर रहे थे कि सर ये चार्ट वगैरह बना के सब अच्छे से तैयार किया हुआ मटेरियल है। पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, सामान्य सामान्य बातें। कोई भी विषय जो होगा हम उसकी जरूर ये बात जरूर किया करेंगे कि एग्जामिनर जो है यहां पर किस तरह के प्रश्न पूछता है, एग्जामिनर किस तरह के प्रश्न पूछता है, पहली बात। अब आती है कि इसमें बात, पहली बात तो ये आएगी इनके स्थान से संबंधित, 1 नंबर बिंदु आ जाएगा कि इनके स्थान से संबंधित बात पूछी जाएगी कि ये कहां के मूल निवासी हैं। एक बिंदु यहां पर बन जाता है, दूसरा बिंदु यहां बन जाता है ये लोग कौन हैं, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है। तो ये कौन है ये पूछा जाएगा। यहां पर प्रश्न बनता है कि कौन कौन लोग हैं ये। ठीक है, कौन लोग का मतलब इनके विषय में कोई कहेगा ब्राह्मण है, कोई कहेगा क्षत्रिय है, कोई कहेगा ये विदेशी है। तो इस तरह से बात की जाएगी। दूसरी बात की जाएगी, तीसरी बात इनकी शाखाएं, कहां कहां पर इनका प्रचार फैलाव जो था उस पर बात की जाएगी। तीसरी बात इन पर, चौथी बात आ जाती है इन पर जो शासक हैं, शासकों का क्रम, शासक क्रम ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट बिंदु बनता है। मुख्य मुख्य ये चीजें आ जाती है इनमें भी। फिर जब हम शाखाओं की बात करते हैं तो मुख्यतः जो शाखाओं का जिक्र हम पढ़ते हैं, मंडोर और भीनमाल वाले, भीनमाल का मतलब जिसको हम फिर वही लोग जो है कनौज में आगे बढ़ते हैं, तो इनके बारे में हमने पढ़ना है। एक ट्रिक होगी, राजधानियों की सारी याद हो जाएंगी, किसने किसको बनाया। एक ट्रिक होगी, राजाओं के पूरे नाम एकदम से आपके याद रह जाएंगे। प्रयास हमारा ये रहता है हिंदी, बागड़ी, पंजाबी तीनों भाषाओं में ट्रिक आपको रोचक तरीके से, ट्रिक ऐसी नहीं कि एक एक शब्द उठा लिया, ट्रिक ऐसी कि पेपर हॉल में भी याद करो, लॉजिकली आपके याद रह जाए बात। तो जितने बच्चे हैं साथ में अपना पेन कॉपी वो साथ में रख लिया करो। थोड़ा बहुत कई बार बात लिखी नहीं जाती, सामान्य बोली जाती हैं, तो आप उसको नोट करोगे, बाद में क्लास खत्म होने के बाद जब दोहराव करोगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। हालांकि जो लिखी हुई बात है उनके पीडीएफ रूप में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। इत्मीनान से आराम से बैठकर इसका आनंद लेना है। ग्रेड 3 वालों के पास लंबे समय है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेड 1 वालों के पास समय कम है। तो चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टार्टअप लेते हैं, स्टार्टअप लेते हैं। चलो
स्टार्टअप ये लेते हैं, इनके मूल निवास स्थान के बारे में बात आती है कि एक मत जो है वो ये कहेगा कि ये गुजरातरा प्रदेश के हैं। मूल स्थान इनका क्या है? मूल स्थान क्या है इनका? गुजरातरा प्रदेश है। और एक मत ये कहेगा कि इनका जो मूल स्थान है वो क्या है? भीनमाल है। इनका मूल स्थान क्या है? भीनमाल है। दोनों मत को हम देखेंगे। ये मूल स्थान भीनमाल है, ये कौन कहता है? ये तो स्मिथ मुद्दे ने, इंग्लिश जो विदेशी मानता है उसने कहा है। इस तरह से हम इसको ना देखते हैं। पहले सामान्य बातें देखो। गुर्जर प्रतिहार जो है 6वीं से 12वीं शताब्दी, जानकारी के स्रोत के बारे में। अच्छा, ये प्रश्न एक बात रह गई थी कि जानकारी के स्रोत, एक उससे पहले आपको ट्रिक बता के ना फिर आपका मूड थोड़ा सा सेट करते हैं। आपका मूड सेट करने के लिए अभी खतरनाक वाली ट्रिक लिख रहा हूं। ट्रिक क्या लिख रहा हूं? जितने गुर्जर प्रतिहार बने, सबसे पहले शाखा सबसे पुरानी मंडोर वाली आती है, मंडोर के बाद राजधानियों का क्रम अभी तक पूछा नहीं, अगर पूछ लिया तो फिर बवाल हो जाएगा। क्योंकि अब एक बात बता दूं आपको, चाहे वो बोर्ड है, कर्मचारी चयन बोर्ड है, चाहे आरपीएससी है, इन्होंने एक बात तो फिक्स कर ली। आए हुए प्रश्नों में पहले तो आपको होता, आए हुए प्रश्नों में से बहुत सारा दोहराव हो जाता था। अब इन्होंने पैटर्न चेंज कर लिया। नए प्रश्न जो है ना आपको काफी देखने को मिलते हैं। तो नया प्रश्न सबसे पहले यही देखते हैं, राजधानियों का क्रम देखते हैं। पहली ट्रिक आ रही है। हालांकि कुछ बच्चे जो हैं हिंदी कल्चर के हैं तो उनको ये समझ, सर बागड़ी में मत बताया करो। इसमें ट्रिक भाई बागड़ी में बनी, जेडी पंजाबी च बनूंगी वो आपा पंजाबी च। अच्छा, हिंदी और तीनों भाषाओं में हो सकी तो ट्रांसलेट करेंगे। पहली ट्रिक देखो, एक क्या है? एक बेटी है या बेटा है, बेटी है या बेटा है। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये अपनी मां को कुछ कह रहे हैं, अंदर खेल रहा है, बेटा या बेटी अंदर खेल रहा है, वो अपनी मम्मा को कह रहे हैं क्या? मम्मे। अब देखो, मम्मे कहा उसने मम्मी नहीं कहा। मम्मा मैं कौन करूं? मम्मा, मैं वाला सिंबल, मम्मा बिना जाऊं के को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मम्मे बिना जाऊं के 12। ठीक है, 12, मम्मे बिना जाऊं के 12। अब कितनी राजधानियां हो गई? ये 1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी राजधानियां हमने याद रखनी है? 7 राजधानियां। ठीक है जी, 7 राजधानियां। पहली राजधानी मां से मंडोर। लो भाई, इस काम के लिए अपनाए हैं यूट्यूब पर, फ्री वाला, निःशुल्क वाला मैटर। अच्छा लगे लाइक करके शेयर कर देना। दूसरी में से मेड़ता, दूसरी कौन सी? मेड़ता। बिन्ने से भीन माल, बिन्ने से भीन माल। जा से जालोर, ऊ से उज्जैन, ऊ से क्या बना? उज्जैन। के से क्या बना? कन्नौज। और सबसे अंतिम राजधानी बन जाएगी बारी। कौन सी बन जाएगी? बारी राजधानी रही, बारी इनकी राजधानी। अब देखो, यहां से लेकर यहां तक जो राजधानी है ये एक ही नाम आएगा। हालांकि मेड़ता से भीनमाल तक, ये मैं लाइन थोड़ी सी हटा देता हूं। देखो, यहां पर एक ही व्यक्ति का नाम आएगा। जो व्यक्ति कौन है जो इसको राजधानी बनाएगा? उस व्यक्ति का नाम क्या है भाई? उस व्यक्ति का नाम है, व्हाइट से लिख देते हैं अपने, उसका नाम है नागभट्ट प्रथम। कौन है? नागभट्ट प्रथम। मंडोर को राजधानी कौन बनाएगा? ये बनाएगा, रज्जिल के बाद काम शुरू होता है। ठीक है, फिर बात आ गई कि ये यहां तक ले आओ आप लोग। 4 राजधानियां एक ही व्यक्ति। कनौज को राजधानी कौन बनाएगा? कनौज को राजधानी बनाएगा नागभट्ट द्वितीय, सेकंड। और बारी लास्ट में त्रिलोचन पाल और यशपाल, जो लास्ट वाले जो हैं त्रिलोचन पाल के बाद।
जब गजनवी का आक्रमण होता है। उसके बाद बारी अंतिम राजधानी मानी जाती है। मैं साइड हो जाता हूं, कुछ बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होता है। ठीक है जी, ये आप एक क्रम वाला एक फिक्स कर लेना। मम्मे बिना जाऊं के बारे, तो म से मंडोर, मे से मेड़ता, बिन से भीनमाल, जा से जालोर, उ से उज्जैन, क से कनौज और बारी अंतिम राजधानी हो जाएगी। जब हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर लेंगे, आपको देखना किस तरह से, मैंने पहले ही बता दिया, कंफ्यूजन वाली बात पहले ही बताऊंगा, राजाओं के नाम पहले ही वो फोटो से आपको याद करवा दूंगा, फिर आपको समस्या ही नहीं होगी। ठीक है भाई, इसका आप अच्छे से याद, अभी अपने जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको याद रहेंगे। उम्मीद है ये आपको ठीक लगेगा। मैं थोड़ा सा समय जरूर लगाता हूं क्लास के लिए, लेकिन लॉजिकली जो चीज याद रह जाए वो आपको, ठीक है। मम्मी बिना जाऊं के बारे, अब आपको याद रखना है कि ये भूल जाओ कि कौन से राजवंश की ट्रिक है। तो आप कह देना, बच्चा पूछ रहा है मम्मी बिना जाऊं के बारे, मम्मी कहती ना बेटा गुजर जाएगो, पूरा हो जाएगा, ना जाए गुजर जाएगो, गुजर जाए गुजर, गुजर का है ये, ठीक है। चलिए अभी अपने क्या करते हैं, अभी हम इसको याद कर रहे हैं कि ये जो लोग थे इनके बारे में। गुर्जर प्रतिहार जो है, पहला ही प्रश्न ये पूछा गया है कि इन्होंने अरब आक्रमणकारियों से सुरक्षा का काम कब से कब तक किया है, 6वीं से 12वीं शताब्दी तक। और ये किसने कहा था, ये दशरथ शर्मा, पंडित दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा वही है जो कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहता है, तीसरी राजधानी कहता है। ठीक है भाई, ये बात याद आ गई, मैंने दोहरा दिया, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार मुख्यतः 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक इनका कार्यकाल रहेगा। जानकारी के स्रोत, सबसे पहले गुर्जर जाति शब्द हमें कहां देखने को मिलता है, शब्द पे जाना, ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलता है। फिर बात आती है कि ऐहोल अभिलेख है किसका। ऐहोल अभिलेख चालुक्य राजा था पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन मैंने रीट में आपको अच्छे से पढ़ाया था। पुलकेशियन द्वितीय, नर्मदा के पुल पर हर्ष और उनका युद्ध हुआ। तो पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति ने जो लिखा था, रवि कीर्ति इसका लेखक है, उसमें गुर्जर जाति शब्द सबसे पहले देखने को मिलता है। ये तो फिर जब अभिलेखों की बात आती है ना, टिपिकल प्रश्न जो आगे से आगे बनते हैं, एक साहित्यिक स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं। तो अभिलेख अपने आप में पुरातात्विक स्रोत है। साहित्यिक स्रोतों में आते हैं कुछ लिखी गई किताबों से जो जानकारी मिलती है। हालांकि गुर्जर जाति शब्द हमें अगर साहित्यिक स्रोतों में देखना हो तो बाण भट्ट ने जो हर्षचरित लिखी थी वहां पर हमें सबसे पहले जो है गुर्जर जाति शब्द साहित्यिक स्रोतों में यहां देखने को मिलता है। पर सबसे पहले अगर शब्द आता है ना, सबसे पहले, तो इसका उत्तर होगा ऐहोल अभिलेख में जो मिलता है। ठीक है, फिर बात आती है ग्वालियर प्रशस्ति की। भाई गुर्जरों के जानकारी के स्रोत, पहला हो गया ऐहोल अभिलेख, अभिलेखों में, फिर हो गई ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति है किसकी? गुर्जर राजा हुए हैं मिहिर भोज, मिहिर भोज के समय की है ग्वालियर प्रशस्ति, जिसमें हालांकि गुर्जर अपने आप को, देखो गुहिल वंश के राजा अपने आप को राम का वंशज मानते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे बाद में जब। और जो गुर्जर जाति के, गुर्जर वंश के लोग हैं वो अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं, क्योंकि राम के द्वारपाल माने जाते हैं, पहरेदार जो लक्ष्मण। तो ये इन्होंने एक द्वारपाल का, एक सुरक्षक का काम किया था, रक्षक का। तो ग्वालियर प्रशस्ति में इनको लक्ष्मण का वंशज कहा गया है। नागभट्ट प्रथम, उसको राम का प्रतिहार कहा गया है ग्वालियर प्रशस्ति में। ग्वालियर प्रशस्ति किस राजा के समय की है? मिहिर भोज के समय की है। मिहिर भोज जो है आगे जब हम पढ़ेंगे ना भीनमाल के राजा कनौज के, तो उसमें जिक्र पढ़ेंगे। ठीक है, नागभट्ट को राम का प्रतिहार, नारायण का अवतार और मलेच्छों का नाशक कहा गया है। मलेच्छ शब्द जो है अरबों के लिए यहां युक्त किया गया है, या विदेशियों के लिए मलेच्छ शब्द, तो मलेच्छों का नाशक इनको कहा गया है। आज ना वो बातें बताऊंगा गुर्जरों के बारे में जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी, पक्का है,
गुर्जरों के बारे में वो बातें। मैंने हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों को थोड़ा सा गहर जब पढ़ने लगा मैंने, तो रोचक एक तथ्य वैसे जानकारी के लिए मजेदार वो जरूर बताऊंगा आपको। पहले हम पढ़ लेते हैं इनको। नेक्स्ट स्लाइड कह रही है, पहला हमने देख लिया गुर्जरों के बारे में जानकारी के स्रोत में ऐहोल अभिलेख, जो सबसे पहले हमें बताता है गुर्जर जाति के बारे में। फिर अभिलेखों में हमने देख लिया जो ग्वालियर प्रशस्ति। तीसरे नंबर पर हम अभिलेखों में देखेंगे घटियाला अभिलेख। घटियाला अभिलेख व बाउक प्रशस्ति। बाउक प्रशस्ति ये मंडोर में लिखी गई है, मंडोर में है। बाउक राजा हुआ है, आगे हम इसको ट्रिकली जब याद करेंगे ध्यान आ जाएगा। इनसे हमें मंडोर के जो गुर्जर प्रतिहार है उनके बारे में जानकारी मिलती है। ये दो, एक प्रशस्ति और एक अभिलेख, दोनों एक जैसी बात होती है, प्रशस्ति और अभिलेख। राजौरगढ़ 4 नंबर पर राजौरगढ़। राजौरगढ़ जगह कहां पड़ती है? अलवर में जगह पड़ती है भाई राजौरगढ़। वहां पर भी प्रतिहारों का जो है शासन रहा था। 960 में मंथन देव नामक एक राजा का जिक्र पढ़ते हैं और एक प्रश्न भी आया था। वो राजौरगढ़ अभिलेख में ये लिखा गया है कि प्रतिहारी क्या थे? गुर्जर थे। क्योंकि इनके बारे में ना एक मत तो ये कहता है प्रतिहार शब्द इसलिए लगा क्योंकि इन्होंने अरबों से सुरक्षा की। प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल, द्वारपाल, ठीक है। एक मत कहता है कि इन्होंने विदेशियों से सुरक्षा की देश की, ठीक है। तो ये द्वारपाल के रूप में, एक रक्षक के रूप में है, इसलिए इनको प्रतिहार कहा। और एक मत कहता है कि उस समय राजस्थान तो हुआ नहीं करता था, राजस्थान और गुजरात वाले प्रदेश को गुर्जरात्रा कहा जाता था। गुर्जरात्रा प्रदेश, गुर्जरात्र प्रदेश। तो यहां पर जो क्षत्रिय लोग शासन करते थे उनको गुर्जर कह दिया और इन्होंने सुरक्षक, जो रक्षक का एक काम किया, इसलिए गुर्जर प्रतिहार बन गए। तो राजौरगढ़ अभिलेख में कहा गया है कि वो प्रतिहार ही क्या थे? गुर्जर थे, ठीक है जी। फिर बात, ये प्रश्न आया हुआ है नीलकुंड, देवली, करड़ा, राधनपुर कि किन अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। वो ये पहली बार जब पटवारी वाले पता नहीं कौन से एग्जाम में आए थे, तब लोगों ने पहली बार इनको फेस किया था, क्योंकि एग्जामिनर हर बार नई सी नई चीजें जो है ला रहे हैं सामने। तो इन अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहारों का जिक्र मिलता है। इसके अलावा किन किन अभिलेखों में? दौलतपुर, चाटसू अभिलेख, कहला अभिलेख, खजुराहो अभिलेख, ओसियां अभिलेख, इन सभी अभिलेखों में गुर्जर प्रतिहारों के बारे में वर्णन मिलता है। आज मैं ट्रिक 2 ही दिखाऊंगा, वो काम वाली, और धीरे धीरे करके ट्रिक्स बढ़ा देंगे। फिर कई बार क्या है कि ट्रिक्स ज्यादा हो जाती है, इनको आप आराम से दौलत को चट कर गया और कैसे भी करके किसी भी तरह से आप बना लेना। एक बार मैंने यहां पर ट्रिक के लिए काम नहीं किया, जब आप इनकी प्रश्नोत्तरी करवाएंगे तब देख लेंगे ना। एक बार ये ध्यान रख लेना, हल्का फुल्का सा, इनको तो हल्का सा ही देखना होता है कि किन किन अभिलेखों में जानकारी मिलती है। दौलतपुर, चाटसू, कहला, खजुराहो, ओसियां अभिलेख। ओसिया में आपको पता है मंदिर पढ़ते हैं, ओसिया के मंदिर, जैन मंदिर, ये सारे के सारे शैली इनकी पूछी जाती है। तो महामारू, देखो गुर्जरों के समय जितने भी स्थापत्य कला में जो चीजें बनी, तो उस समय की शैली को क्या कहा जाता है? महामारू शैली या गुर्जर प्रतिहार शैली। ओसिया के जैन मंदिर महामारू शैली में है। साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं जिनसे गुर्जरों की जानकारी मिलती है? ये थोड़ी सी टफ बात है, आगे बड़ी शानदार चीजें चलेंगी। हर्षचरित बाणभट्ट की, विक्रमार्जुन, ये पंपा की, साउथ का एक राइटर हुआ है उसकी थी, और पंपा ने विक्रमार्जुन चरित जो लिखी, उसमें पंपा ने महीपाल नामक गुर्जर राजा को गुर्जर राज शब्द उसके लिए प्रयुक्त किया है। तो हमने बेसिकली ये ध्यान रखना है किन किन किताबों में जो है इनके बारे में जानकारी मिलती है। हर्षचरित है, विक्रमार्जुन है पंपा की, और भी है 3 किताबें 4 किताबें, वो आपको बताते हैं। ये रही हरिवंश पुराण किसकी है? ये जिनसेन की है हरिवंश पुराण, ठीक है। कुवलयमाला किसकी है? ये उद्योतन सूरी की है, उद्योतन सूरी की है रचना है। प्रभावक चरित्र चंद्रप्रभ सूरी की रचना है। खुमान रासो दलपत विजय की है, दलपत विजय की रचना है। और राज तरंगणी किसकी है? कलहण की, जिसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। ये देख लो। अब बाणभट्ट की हर्षचरित और वो पंपा वाली रचना, वो 2, और हरिवंश पुराण, कुवलयमाला, प्रभावक चरित्र, खुमान रासो, राज तरंगणी।
अब देखो किसी भी राजवंश को पढ़ रहे हो उसमें सबसे जरूरी चीज हो जाती है कि उस राजवंश के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है, कौन से सोर्स है। तो अभिलेखों में हमने बहुत सारे शिलालेख अभिलेख देख लिए, और किताबों में साहित्यिक स्रोतों में हमें यह याद रखना है कि इन इन ग्रंथों से हमें गुर्जरों के बारे में जानकारी मिलती है, उनका प्रभाव कैसा रहा था। तो ये कई बार हो सकता है कि इन ग्रंथों का जिन बच्चों ने कोई ना कोई गाइडें पढ़ी है, इनके नाम वो हो सकता है पहली बार फेस कर रहे हो, तो ये ऑथेंटिक बुक्स में से उठाया हुआ डेटा है मेरे पास, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे भी इन क्लासों को देखेंगे, इसलिए हमारे पास समय है तो थोड़ा अच्छे से कर ले। लास्ट में जाते जाते मैं आपको पता है छुड़वा देता हूं चीजें ग्रेड थर्ड के लिए। अभी तक तो देखो जरूरी है ये चीजें कोई, क्योंकि जब हम कर ही रहे हैं तो इतना अच्छे से कर ले, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा आपका, ऐसी बात नहीं है। फिर आता है कि चंदेल वंश के शिलालेखों में भी गुर्जर प्रतिहार शब्द हमें मिलता है। अन्य किस किस राजवंश में, राष्ट्रकूटों में, क्योंकि राष्ट्रकूट इनके समय थे, पाल वंश के राजा इनके समय हुए हैं, अरब यात्री तो इनके समय आए हैं, तो ये सारे के सारे इनके समय जो थे उसमें इनका उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी चामुंडा माता थी। देवियां थर्ड ग्रेड में नहीं है, ग्रेड सेकंड और फर्स्ट में है। गुर्जरों के ज्यादातर मंदिर सूर्य व विष्णु के बने हुए हैं, ये सामान्य एक तथ्य जो है आपको बताया गया है यहाँ। मूल स्थान के बारे में एक बात आती है, फिर ये कर ले, हो सकता है यहां बोर हो रहे हो, आगे आपको ट्रिकली बता दूंगा। मूल स्थान इनका बाउक का मंडोर शिलालेख 837 ईस्वी का है, और कटकुक का घटियाला शिलालेख है, ये कहता है कि ये गुजरातरा प्रदेश के थे। और स्मिथ महोदय जो है वो कहते हैं कि ये श्रीमाल या भीनमाल, भीनमाल का प्राचीन नाम है जो श्रीमाल है, क्योंकि गटियाला, ये गटियाला शब्द है ना, जो गटियाला का एक और नाम मिलता है रोहिंसकूप। क्या मिलता है? रोहिंसकूप। भीनमाल का पुराना नाम श्रीमाल मिलता है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गुजरातरा प्रदेश में रहने के कारण इनको गुर्जर कहा गया, और आरसी मजूमदार साहब के अनुसार इन्होंने सुरक्षा या द्वारपाल का कार्य किया, इसलिए इनको प्रतिहार कहा गया। ये दो तरह के मत हैं। आज इनकी बुक को मैं पढ़ ही रहा था, गोपीनाथ शर्मा ने इनके बारे में जो भी लिखा, हालांकि कम तथ्य हैं, ज्यादा नहीं है उसमें। पावा शर्मा में खूब सारे तथ्य मिल जाते हैं, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में किताब मिलती है। सोर्स में आपको बता ही दिया करूंगा, हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक दो किताबें हैं जिनमें 5-5 4-4 लाइनें इनके बारे में मिलती हैं, वो मैंने यहां मेंशन की है। कौन थे गुर्जर प्रतिहार? अब इनके बारे में मत चलता है। अग्निकुंड वाला आपको पता है किसने दिया था मत? चंद्रबरदाई ने दिया था। अब बहुत सारे लोगों को यह बात मनगढ़ंत कहानी टाइप सी लगती है कि अग्निकुंड से कोई पैदा थोड़ी हो जाएंगे, कोई यज्ञ करेंगे। अब असल में कहानी क्या है, इसको बाद में आप लॉजिकली अगर सोचे, देखो अरबों के आक्रमण शुरू हो जाते हैं 7वीं सदी के शुरू में, 7वीं सदी में, फिर 712 में तो फाइनली मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता ही है सिंध पर। उससे पहले भी अरब आक्रमण हुए, साउथ में हो गए थे। अब बात आती है, जब इसको थोड़ा सा स्टोरी रूप में समझना है। जब अरबों के आक्रमण हुए तो हमारे जो विद्वान ज्ञानी गुरु विशिष्ट आ जाता है। शंकरा हिंदी ग्रंथ अकादमी की आज मैं बुक देख रहा था, उसमें शंकराचार्य भी नाम दिया हुआ है कि विशिष्ट या शंकराचार्य। शंकराचार्य ने यज्ञ किया या विशिष्ट गुरु ने यज्ञ किया? असल में यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न नहीं हुए। उसमें थोड़ा सा यह बताने का प्रयास किया गया कि जब अरबों के आक्रमण हुए तो गुरु वशिष्ठ ने या शंकराचार्य ने एक मीटिंग बुलाई आबू पर्वत पर। आपने देखा होगा जब अंग्रेजों का राज था तब दयानंद सरस्वती ने भी आबू पर्वत पर एक मीटिंग बुलाई थी, है ना। तो आबू पर्वत पर एक मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग ये बुलाई गई कि अरबों के आक्रमण हो रहे हैं, देश की उससे सुरक्षा कैसे करनी है। तब अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां ली। अग्निकुंड वाला जो चंद्रबरदाई ने कहा कि आग से उत्पन्न हुए। असल में बताने का वहां तर्क से प्रयास किया गया है कि मान लो एक प्रतिहार है, एक बने परमार और एक बने चालुक्य, गुजरात वाले जिनको सोलंकी कहते हैं, और एक बने चौहान, यानी कि 2 जय और 2 पै निकले।
अब इन लोगों ने ये कहा कि हम जो है देश की सुरक्षा करेंगे, अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गई, और ये लगभग किसके आसपास की घटना मानी जाती है, अग्निकुंड वाला। ये उस बुक में दिया हुआ है कि 722 ईस्वी के आसपास ये घटना देखने को मिलती है। और जब हम प्रतिहारों को देखते हैं, भीनमाल के प्रतिहारों के बारे में, कि भीनमाल के प्रतिहार इनका 726 से जो है उदय माना जाता है, नागवट प्रथम ने जो स्थापना की थी 726 के बाद, ऐसा माना जाता है। उस बुक में बताया गया है कि अग्निकुंड के पीछे की कहानी ये है। तो इन्होंने ये काम किए, इन्होंने एक जिम्मेदारी ली कि हम ये काम करेंगे। तो एक प्रतिहार हो गया, एक परमार हो गया, एक चालुक्य हो गया, एक चौहान हो गया। इनकी शाखाएं आगे जो राजवंश इसी तरह बनता चला गया। ये था अग्निकुंड के वाली बात चंद्रबरदाई कहता है। लेकिन जो क्षत्रिय, वैदिक क्षत्रिय थे, गुर्जर प्रतिहार क्षत्रिय थे, वैदिक क्षत्रिय थे, ये बात डॉक्टर ओझा कहते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है वो ये बात कहते हैं कि ये लोग क्षत्रिय थे। फिर भारतीय मूल वाली और बात कौन कहेंगे, गोपीनाथ शर्मा कहेंगे, दशरथ शर्मा कहेंगे, के.एम. मुंशी कहेंगे, और ओझा साहब तो होंगे। ये लोग कहते हैं कि भारतीय मूल के ये क्षत्रिय हैं। अब फिर बात आ जाती है कि दूसरा मत क्या कहता है कि ये यहां के नहीं है, ये विदेशी हैं। उसमें सबसे पहले कैनेडी, कुछ बुक कैनेडी देती है, कुछ बुक जो है टॉड का नाम यहां देती है। कैनेडी जो है वो कहते हैं कि ये ईरानी मूल के लोग थे, यहां पर ईरान से आए थे और यहां आके सीमा प्रांत में आकर बस गए, इन्होंने राज किया। कनिंगम क्या कहता है कि ये लोग कुषाण जो आए, कुषाण आपको पता है भारत में कब आए थे, मूल रूप से गुर्जर प्रतिहार है या राजस्थान के गोहिल है, जिनका भी हम पढ़ेंगे, ये लोग गुप्तों के बाद हमें देखने को मिलते हैं। बेसिकली वर्धन वंश जब होता है उस समय प्रभाकर वर्धन जो हर्षवर्धन के पापा थे, उनके साथ भी गुर्जरों का एक युद्ध हुआ था, गुर्जरों को उसने भगाया था यहां से, तो उस समय हमें गुर्जर देखने को मिलते हैं। उससे पहले यानी कि गुप्तों के पहले हमें ये लोग देखने को नहीं मिलते। और कुषाण जो है, कुषाणों के सामंत हुआ करते थे गुप्त। तो कनिंगम साहब का कहना है कि ये लोग कुषाण जो जाति चाइना से मध्य एशिया से आई थी, उनमें से ही निकले हुए हैं ये गुर्जर प्रतिहार। स्टैनफोनी स्मिथ वही है जो कहता है कि भीनमाल इनका मूल स्थान है, यहां रहते थे। और अपना ये याद रखना है भाई आपको, भंडारकर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी कहते हैं जिससे कुषाण जाति आई है, शक आया है, वैसे हूण भी आए हैं। हुणों के आक्रमण आपको पता है स्कंदगुप्त के समय होते हैं गुप्तों में। तो ये तीन लोग मानते हैं कि ये हूण थे, यानी कि ये सभी लोगों का मानना है कि ये विदेशी हैं। हमें दुख की बात यह है कि हमारा भारतीय एक व्यक्ति भंडारकर भी ये कहता है कि गुर्जर प्रतिहार जो है विदेशी है, यहाँ के नहीं है। इसलिए भंडारकर जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि निम्न में से किसने गुर्जर प्रतिहारों को विदेशी माना है, भंडारकर। अब फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इनके जो मूल स्रोत हैं, जैसे घटियाला अभिलेख है या बाउक का मंडोर प्रशस्ति है, वो क्या कहती है, वो तो इनका जो आदि पुरुष है हरिश्चंद्र को तो ब्राह्मण कहा गया है। इस बात का ध्यान रखना कि कक्कू का घटियाला अभिलेख प्रतिहारों को क्या मानता है, वो ये कहता है कि ये ब्राह्मण है, यहीं के रहने वाले लोग हैं, इनको ब्राह्मण का है। एक मत क्षत्रिय मानेगा ओझा साहब, एक मत है विदेशी, और विदेशी वाले में हमें तीन मिलते हैं, एक कहेंगे हूण है, एक कहेंगे कुषाण है, एक कहेंगे ईरानी है। विदेशियों में तीन मत हमने देखे। और फिर बात आ जाती है भारतीय मूल की बात करने वाले वो अलग हैं, और इनका जो अभिलेख है कक्कू का घटियाला अभिलेख, वो कहता है कि प्रतिहार लोग ये कौन थे, ये ब्राह्मण थे। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज, गोहिल स्वयं को राम का पुत्र मानते हैं। और फिर बात आ जाती है राजधानियों की, यहां मैंने ट्रिक लिखी हुई है, मम्मी बिना जाऊं के बारे, ठीक है। फिर बात आ जाती है, यहां इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक है जैन वाली, हुक्मचंद जैन साहब वाली, वहां बाय मिस्टेक ये लिखा गया, मनोत नैन्सी ने प्रतिहारों की 36 शाखाएं मानी है। बाय मिस्टेक सर से मेरी कई बार उनसे भी बात होती है, तो कई बार वो बाय मिस्टेक जो है लिखा जाता है राइटर से नहीं टाइपिस्ट से हो जाता है,
तो मोहनोत नैंसी ने इनकी शाखाएं कितनी मानी है? इनकी 26 शाखाएं। आप कहीं देख लो कि वो तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक है जी, उसमें कैसे गलत टाइपिंग मिस्टेक हुई है। असल में मोहनोत नैंसी ने प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई है। अब शाखाओं वाली बात मैंने एक ही जगह मेंशन कर दी। चंद्रबरदाई ने भी शाखाएं बताई हैं राजपूतों की, और राजपूतों की 36 शाखाएं। देखो गुर्जर प्रतिहार ही राजपूत नहीं है, राजपूत देखो गुहिल भी है, चौहान भी है, चालुक्य भी है। तो चंद्रबरदाई ने राजपूतों की कितनी शाखाएं बताई हैं? 36 बताई है। मोहनोत नैंसी ने सिर्फ प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई हैं। अच्छा, फिर नैंसी, वही नैंसी और टोड, इन दोनों ने गुहिलों की कितनी कितनी शाखाएं बताई हैं? 24 शाखाएं बताई हैं। वो देखो बाद में वहां पढ़ोगे, ये वाला भूल जाओगे तो एक ही जगह कर लो। फिर बात आता है श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद लिखी। इन्होंने गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई हैं? गुहिलों की 36 शाखाएं बताई है। देखो आज तक जो प्रश्न आता रहा है ना, वो सिर्फ ये आता रहा है, प्रतिहारों की ज्यादातर ये देखने को हमें मिल जाता है, हाईलाइट किया जाता है। इन पे नया प्रश्न बन सकता है, ये ध्यान रख लेना है अभी आपने कि चंद्रबरदाई राजपूतों की कुल 36 शाखाएं बताता है। राजपूतों में एक राजपूत प्रतिहार भी है। मोहनोत नैंसी कहता है कि प्रतिहारों की तो 26 शाखाएं थी, राजपूतों में एक राजपूत गुहिल थे, तो नैंसी कहता है कि गुहिलों की 24 शाखाएं थी। नैंसी के साथ टोड भी ये बात मानता है कि गुहिलों की 24 शाखाएं थी। ठीक है। फिर श्यामल दास वीर विनोद में गुहिलों की 36 शाखाएं बताता है। इस बात को आपने भी, हो सकता है कि ये 36 इधर देखा देखी इधर 36 होगी किसी भी तरह, तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, क्योंकि यहां तक तो हम पहुंच कर लेते हैं। फिर ये अगर आ जाए ना, नैंसी ने गुहिलों की कितनी शाखाएं बताई है, प्रतिहार हमने रटा होता है 26, लेकिन नैंसी ने प्रतिहारों की 26 बताई है, गुहिलों की कितनी बताई है? 24 शाखाएं बताई है। इस बात को मेरा देखो प्रयास ये रहता है, इधर उधर जो चीजें कंफ्यूज करने वाली है वो सारी आपको एक जगह दे दूं। तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक लग रहा है तो अच्छा सा आपको मुझे बताएं कमेंट करके कि हाँ सर वाकई में। बीच में हो सकता है आप लोग बोर हुए हो, वो फैक्ट है, वो हमें याद रखने ही पड़ेंगे किसी भी तरह से। और अभी से पढ़ने लग जाओगे, धीरे धीरे हम राजस्थान का पूरा, वो राजस्थान वाला है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इन सबको हम कवर कर लेंगे अच्छे से, और साइको भी हम करेंगे। तो आपके मन में जो ग्रेड 3 वाले ये रहेगा कि सर आप पूरा ही करवाओगे, हाँ पूरा सिलेबस करवाएंगे, कोई 5-7% अगर 10% रह जाता है तो वो अलग बात है, बाकी पूरा ही रखा जाएगा अपनी तरफ से, पूरा ही प्रयास, सांस है चलती रहेगी, करते रहेंगे। ठीक है। और ग्रेड 2 वालों का भी 100 नंबर का काम तो फिक्स ही है, और इसके अलावा जब पेपर नजदीक आएगा तो आपको मैराथन क्लासों के माध्यम से जो महाद्वीप महासागर इनकी अपनी चीजें आपको करवा दी जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा करवाने का प्रयास किया जाएगा। नैंसी ने चौहानों को अग्निवंशीय परंतु गुहिलों को ब्राह्मण बताया है। अब देखो नैंसी की सारी बातें एक ही जगह आ गई। नैंसी ने प्रतिहारों की शाखाएं बताई 26, नैंसी ने गुहिलों की शाखाएं बताई 24, नैंसी ने चौहानों को क्या कहा कि अग्निवंशीय, अग्निवंशीय का मतलब सीधा सा जाएगा क्षत्रिय की तरफ। ठीक है। और नैंसी गुहिलों को क्या कहता है? नैंसी गुहिलों को क्या कहता है? नैंसी गुहिलों को ब्राह्मण कहता है। ठीक है जी। मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली किस राजा से शुरू होती है? मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली रज्जिल से शुरू होती है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन प्रतिहारों का या मंडोर का या मंडोर के प्रतिहारों का या सीधा प्रतिहारों का आदि पुरुष पूछा जाए तो हरिश्चंद्र आएगा। आगे क्लियर हो जाएगी ये बात। फिर आता है कि कनौज के प्रतिहारों की वंशावली कहां से शुरू होती है? कनौज के प्रतिहारों की इंपॉर्टेंट है, और कईयों का यहां पर डाउट हो सकता है कि सर ऐसे कैसे, चाहे तो पूछ ले जालोर, चाहे उज्जैन, चाहे वो पूछ ले कनौज के प्रतिहारों की वंशावली, तो इनकी वंशावली तो नागभट्ट प्रथम से ही शुरू होगी। नोट यहां लगाकर आप लिख सकते हैं कि अगर ये पूछ लिया जाए कनौज को राजधानी किसने बनाया, तो राजधानी वाली जब बात आएगी तो उत्तर आ जाएगा नाग द्वितीय। कौन आ जाएगा? नाग द्वितीय। तो कनौज के प्रतिहारों की वंशावली किससे शुरू होती है? नागभट्ट प्रथम से। अच्छे से याद रख लेना।
लेकिन कनौज को राजधानी कौन बनाएगा? नाग द्वितीय बनाएगा। ज्यादा सोचना नहीं है इसको, किसी भी तरह इस तथ्य को रटना है आपने, क्योंकि फाइनली कनौज में एंट्री तो जो है आपको पता है वत्सराज की भी एंट्री थोड़ी बहुत होती है। नाग द्वितीय फाइनली इसको राजधानी बनाता है, ठीक है। तो कनौज वाले अपनी वंशावली, अपना आदि किसको मानते हैं? कनौज वाले नागभट्ट प्रथम को मानते हैं, क्योंकि ये जो शाखा है ना कनौज वाली, ये भीनमाल वालों की तो है, भीनमाल है, उज्जैन वाले हैं, ये सारे एक ही हैं, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली रज्जिल से शुरू होती है, पर मंडोर के प्रतिहारों को शुरू करने वाला हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण था। फिर अलवर में राजौरगढ़ जगह पड़ती है, वहां भी प्रतिहार हुए हैं। जैसे हमने देखा नैन्सी 26 प्रकार के प्रतिहार बताता है, उसमें हमने मंडोर और कनौज वालों को, और भीनमाल वालों को, उज्जैन वालों को, राजौरगढ़ वालों को, इनको हम देखते हैं। तो मथन देव नामक राजा का जिक्र वहां आता है। एक जगह पड़ती है गुजरात वाली बड़ोच बंदरगाह, जिसको हम कहते हैं। एक बार शायद ये प्रश्न पूछा है, पता नहीं, आगे पूछने के चांस रहेंगे। बड़ोच के गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? दत्त प्रथम। और अंतिम राजा कौन था? जय भट्ट चतुर्थ। हो सकता है वो लिख के दे दे, निम्न में से कौन सा गुर्जर प्रतिहार वंश का राजा नहीं हुआ? तो ये देख लो, जय भट्ट चतुर्थ था, दत्त प्रथम था। हो सकता है वो बड़ोच वाले में से पूछ ले, कौन सा बड़ोच के गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित था। तो इनमें तीन राजाओं के नाम दो, एक दत्त द्वितीय भी हुए हैं। तो बड़ोच वाला जो था गुर्जर प्रतिहार, उनकी राजधानी क्या थी? नांदीपुरी थी। आज जब मैं वो हिंदी ग्रंथ का आदमी वाली बुक पढ़ रहा था, तो उसमें ये कहते हैं कि 736 ईस्वी में अरब जब आए तो नांदीपुरी नामक गुर्जर राजा ने, नांदीपुरी के गुर्जर राजा ने क्या है, उससे मुकाबला किया। तो नांदीपुरी के यानी के बड़ोचों की राजधानी थी, बड़ोच वाले गुर्जर प्रतिहारों की। अपने आप में ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बड़ोच इनकी राजधानी नांदीपुरी थी। राजवंश की स्थापना करने वाला दत्त प्रथम। अब हम देखते हैं दत्त प्रथम था कौन। कुछ किताबें कहती है हरिश्चंद्र का भाई था, जो गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष है। कुछ कहते हैं उनका बेटा। बेटे की तरफ रुझान ज्यादा जाता है, उसको हम देखते हैं। अच्छा, ये तथ्य है, वल्लभी के ध्रुवसेन ने हर्ष से पराजित होकर दत्त द्वितीय के पास शरण ली थी। ये तो आप चाहे ना याद रखना, आपके काम का तथ्य नहीं है भाई। दत्त प्रथम मतलब मैं यहां ये बताने का प्रयास कर रहा था कि बड़ोच वाले इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि हर्षवर्धन के समय ये राजवंश काफी फेमस हुआ करता था। हर्ष से हारा था वल्लभी का राजा ध्रुवसेन, और भागकर ये गुर्जर प्रतिहार राजा की शरण में गया था दत्त द्वितीय के पास। अरब यात्री भारत में दो आए हैं, देखो, एक सुलेमान राजस्थान में, एक अल मसूदी। आपको एकेडमिक बुक से नया तथ्य देखने को मिला है कि किन किन अरब यात्रियों ने गुर्जर प्रतिहारों का वर्णन किया। सुलेमान और अल मसूदी का नाम तो आज तक आप सुनते आए हैं। अबू जैद और अल गर्दीजी, इनके नाम भी एक ही पंक्ति में दिए हैं कि सुलेमान, अबू जैद, अल मसूदी, अल गर्दीजी ने गुर्जर प्रतिहारों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया, इनकी प्रशंसा की है। अब बात आ जाती है कि सुलेमान किसके समय आया था? भोज के समय। किस राजा के समय? भोज के समय। अल मसूदी किसके समय आया है? पहला प्रश्न तो यही पूछा जाता है। पहले तो अभी इसको क्लियर कर लेते हैं। ये राजा हम पढ़ेंगे आगे। एक बार ना, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, वो जितनी बात बताऊं उसको एक बार देखते रहे, आगे जब पूरा टॉपिक करेंगे एकदम से क्लियर हो जाएगा। ये पूछा जाता है कि कौन सा यात्री किसके समय आया? सुलेमान का पूछा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, जो पुराने पढ़ते हैं उनके भी नहीं याद होता, ये भूल जाते हैं कि सर भूलते हैं। सुलेमान को सलमान कर लो, सलमान खान। सलमान खान को क्या है? भोज पर बुलाना है भाई। सलमान खान को भोजन पर बुलाना है, इनवाइट करना है। या सलमान खान भाई बड़ा शानदार भोजन करता है, भोज करता है, पैसे वाला आदमी है, तो सलमान भोज याद रख लेना। और मही को माही कर लो, अल माही, अल माही, अल अल माही, अल माही। महीपाल के समय अल मसूदी आया था, इस तरह से याद रख लेना। अब फिर बात ये आती है, सुलेमान जो था वो गुर्जर राज्य को क्या कहता है? गुर्जर राज्य के बारे में शब्द यूज करता है, गुजरातरा प्रदेश के बारे में जुर्ज।
और अल मसूदी क्या नाम यूज करता है? अल गुर्जर। लेकिन अल मसूदी गुर्जरों के राजा के बारे में, एक शासक के बारे में शब्द यूज करता है और वो था बोरा या ब्यूर। अब आपने देखना है अल मसूदी किसके समय आया? महीपाल के। तो बोरा या ब्यूर किसको कहेगा? वो कहेगा महीपाल को। भाई किसको कहेगा? महीपाल को कहेगा कि बोरा था। ठीक है। फिर बात आती है, क्योंकि हम गुर्जर प्रत्यारों को, अरे स्क्रीनशॉट लेना था आपने, चलो बैक करके ले लेना जब मैं यहां गया था। फिर बात आती है, थोड़ा सा ध्यान रखा करूंगा, मेरे वो आदत बनी हुई है रीड के बैच के नजदीक की जल्दी जल्दी पढ़ा दें कि आपका समय खराब ना हो। फिर बात आती है कि ह्वेनसांग आपको पता है हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। सीयू की इसने पुस्तक लिखी थी ह्वेनसांग ने। और ये क्या करता है? गुर्जर प्रदेश के लिए शब्द यूज करता है कुचेलो। कुचेलो, कुचेलो, कुचला नहीं होता पंजाबी, कुचले दे के मार दूं मैं थोनू। भीनमाल जो इनकी राजधानी थी उसके लिए शब्द यूज करेगा क्या? पीलो मोलो। पीलो मोलो। ठीक है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। अल मसूदी, अल माही। ठीक है, इस बात को याद रखोगे। और सलमान खान का भोजन बड़ा शानदार है, भोज के समय सलमान आया था, इस बात को आपने याद रखना है। ह्वेनसांग देखो, ये तो पूछते आए हैं कि भीनमाल के लिए क्या शब्द प्रयुक्त किया ह्वेनसांग ने? पीलो मोलो। अब वो ये पूछ सकता है गुर्जर प्रदेश के लिए वो क्या शब्द यूज करता है? तो कुचेलो। ये याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम शाखा के बारे में पढ़ते हैं और यहां से आगे वाली ट्रिक से सभी राजाओं के नाम याद हो जाएंगे और फिर कहानी हो जाएगी खत्म। मंडोर के प्रतिहार। प्रतिहारों में सबसे पुराना, यह पूछा जाता है गुर्जर प्रतिहारों की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी शाखा कौन सी है? वो है मंडोर। ठीक है, मैं बिना जाऊं के 12, तो मंडोर से शुरू होता है, डोर से शुरू होता है। संस्थापक या आदि पुरुष है हरिश्चंद्र ब्राह्मण और रोहिल सिद्ध इसकी उपाधि थी। रोहिली सिद्ध इसकी उपाधि थी। फिर जानकारी हरिश्चंद्र के बारे में मिलती है घटियाला व बाउक प्रशस्ति से। बाउक प्रशस्ति बाउक की है, घटियाला अभिलेख किसका है? कक्कुक का है। हरिश्चंद्र जो था ये, इसके बारे में कहा जाता है कि ये ब्राह्मण है। इसकी 2 पत्नियां थी, एक भद्रा और एक ब्राह्मण पत्नी थी। भद्रा जो थी वो क्षत्रिय पत्नी थी। इसके आगे 4 बेटे हुए हैं, भोग, कक, रजिल और दत्त। और दत्त ये वही दत्त है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि भड़ोच में इसने, भड़ोच गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक है दत्त। इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? नांदीपुरी हुआ करती थी, ये हमने अभी देखा। तो ये ज्यादा ये माना जाता है हरिश्चंद्र का बेटा ही था, हरिश्चंद्र का बेटा ही था दत्त, जिसने भड़ोच में अपनी अलग शाखा शुरू की थी। फिर ये आता है कि इनका तो कोई विशेष योगदान है नहीं। हरिश्चंद्र के बाद ये शाखा को संभालेगा कौन? 1 नंबर हरिश्चंद्र है, तो दूसरा राजा हो जाएगा रजिल। चलिए ट्रिक के माध्यम से हम सभी राजाओं को याद करते हैं। आज देखो, वो राजा अलग है जो भीनमाल, खतरनाक वाले तो राजा भीनमाल, जालोर, कनौज वाले हैं, जिसमें आप जो था नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज, मिहिर भोज, महिलपाल, महेंद्रपाल, 5-6 राजा जो खतरनाक वाले, वो सारे उसमें आएंगे। और पहले एक बात बता दूं आपको, आज क्योंकि बहुत सारी जानकारियां आपको देनी थी, मैंने पूरी क्लास 1 में ही अगर फिनिश कर देता, हमारे गुर्जर प्रतिहार पढ़ते समय जो वीक पॉइंट रह जाता है वो रह जाती है मंडोर के गुर्जर प्रतिहार। और एग्जामिनर आजकल क्या है कि मंडोर के गुर्जर प्रतिहारों से ज्यादा ध्यान, इधर ज्यादा ध्यान जाता है, यहां से प्रश्न ज्यादा आते हैं, इसलिए ये याद करवाने जरूरी थे। अब ट्रिक सुनो। ट्रिक ये है, ये यहां लिख देता हूं, आगे लिखी हुई है, शायद ट्रिक नहीं लिखी हुई क्या? चलो पीडीएफ में डाल देंगे। आप लिख लो भाई, नोट कर लो। हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण ने क्या किया? हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण ने जल का
छिड़काव, ये हरिश्चंद्र ब्राह्मण है, ये जल अगर आपको दिखाई दे रहा है, जल का छिड़काव कर नाग को बुलाया, नाग को बुलाकर ताता ताता भोजन करवाया। ताता 2 बार है, ठीक है, ताता ताता भोजन करवाकर यशोगान किया, यशोगान किया। लो भाई, एक ट्रिक इतनी इस फोटो की है, इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए भाई। मैं देख लूं लिखा हुआ ठीक दिख रहा है क्या? ठीक दिख रहा है भाई, लिखा हुआ अच्छा दिख रहा है आपको, ठीक है। कुछ बच्चे वो क्वालिटी आप थोड़ी सी बढ़ा लेना, आपको सर दिख ही ना, मुझे तो ये अच्छा दिख रहा है, फूट रहा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। अब यहां पर हमारे काम के राजा हरिश्चंद्र है, और जल वाला राजा है हमारे, कर पे राजा है एक, नाग से एक राजा है, तात से एक राजा है, भोजन से एक राजा है, यशोवर्धन एक राजा है। कुल मिला के कितने? 1 2 3 4 5 6 7 क्रम पूछा जाता है भाई, तो क्रम अभी लिखते हैं हम। 1 नंबर क्रम, 1 नंबर व्यक्ति कौन हो जाएगा? ये है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र है। जल से क्या आ जाएगा? रज्जिल, जल से क्या आ जाएगा? रज्जिल। जल का छिड़काव कर, कर भट्ट तो होगा नहीं, कर भट्ट तो होगा नहीं, तो राजा कौन है? नर भट्ट। कौन है राजा? नर भट्ट। जल का छिड़काव कर क्या बुलाया? नाग को बुलाया, यानी कि नाग भट्ट प्रथम। फिर नाग भट्ट प्रथम वहां भी आएगा, बीनमाल के जो गुर्जर प्रतिहार है उनका संस्थापक आएगा, वो अलग है। फिर 5 नंबर, जल का छिड़काव कर नाग को बुलाया। ये देखो भोजन से देखो हवा उड़ रही है, मतलब गर्मा गर्म है, गर्मा गर्म है, भाप निकल रही है, तो ताता ताता भोजन करवाया, तात आएगा। 6 नंबर भोजन करवाया तो भोज आएगा, वो भोज उधर भी आएगा, ठीक है, ये इधर वाली शाखा है। ताता ताता भोजन करवाकर क्या किया? 7 नंबर पे यशोगान किया, तो यशोवर्धन, यशोवर्धन। यहां पर अब आपके पास राजाओं की लिस्ट हो जाएगी। पहला राजा है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बाद दूसरा राजा बनेगा रज्जिल, ठीक है जी, और तीसरा राजा आपका बनेगा नरभट्ट। क्या बनेगा? नरभट्ट। जल का छिड़काव कर क्या किया? नाग को बुलाया, तो नाग भट्ट प्रथम। नाग, जल का छिड़काव कर नाग को बुलाकर क्या किया? ताता ताता भोजन करवाया ना, तात राजा है, इसको टाट भी लिखा जाता है, पेपर में पूछते हैं कई बार जब। और भोजन से भोज, ठीक है, ताता ताता भोज करवाकर क्या किया? उसका यशोगान किया, तो ये हो गया यशोवर्धन। अब लो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उम्मीद है दिख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। अगले में अपने पेन चेंज करना है तो कर लेंगे। ये कहानी सारी यहां पर हो गई 7 राजाओं की। अब जब ये सीन हो रहा था, ठीक है, ये सीन हो रहा था ना, तो वहां पर एक मसला हो गया। कहां पर? यहां पर एक मसला हो गया भाई। क्या मसला हो गया यहां पर? यहां पर मसला हो गया कि जब उसने ताता ताता भोजन करवा के यशोगान किया उसका, कि ओहो नाग देवता धन्य हो गए, आप आए, भोजन करवा दिया। ये सारा सीन क्या कर रहा था? ये देखो इधर खड़ा है, कोई लुक के देख रहा है, ठीक है। ताता ताता भोजन करवाकर यशोगान किया, तो क्या हुआ आगे? आगे ये हुआ, चंदू ने क्या किया? लुक के देखा। क्या किया? लुक के देखा। चंदू, शीलुक आगे आ जाएंगे। चंदू ने लुक के देखा, क्या देखा? कि जो भी चंदू लुक के देख रहे हैं कि जो भी, ये जो है ना, ये जो भी ये है काका, जो भी काका, ये है बालक, ये है कुक, देखो खाना बना रहा है, कुक खड़ा है, काका, बालक, कुक है, सभी घटिया है। क्या है? सभी घटिया है। सारे पूरे हो गए। चंदू पे चंदुक है, 2 लुक है,
झो से है, भी से है, काका कक है, बालक है, कुक है, ये सारे के सारे राजा हैं। चलिए राजाओं का क्रम लिखता हूं मैं। वहां पर हमने कितने लिख लिए थे, जितने भी लिख लिए थे। हरिश्चंद्र 1, उसके बाद रजिल 2, उसके बाद नरवट 3, उसके बाद नाग 4, ठीक है, नाग को बुलाकर ताता तात 5, भोज 6, ठीक है, और 7 नंबर पर यशोवर्धन। 8 नंबर पर हम राजा देखते हैं, हालांकि हाँ 8 नंबर पर चंदुक, 9 नंबर पर शिलुक। चंदू ने लुक के देखा, क्या देखा, जो भी, जो से है झोट, झोट, झोट राजा है छोटा, ठीक है, झोट के जो भी से भिलादित्य। अब इसका ना कई जगह नाम शिलादित्य भी मिल जाता है भाई, शिलादित्य, भिलादित्य। फिर जो भी क्या है, काका है, कक नाम है राजा का, ठीक है। 13 नंबर पे बालक है ना, तो बालक भी दिया होता है, लेकिन ज्यादा नाम इसका मिलता है बाउक, याद रख लेना, बाउक मिलता है। फिर काका, बालक, और ये खाना बना रहा है बीच में, ये क्या है, कुक है, तो कक्कुक, क्या नाम आ जाएगा, कक्कुक आ जाएगा, कक्कुक, ठीक है, कक्कुक। ये बालक बैठा है, इसको बाउक भी लिख सकते हैं। ये काका जी बैठे हैं, ये कुक बैठा है। बात समझ आ गई? ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आगे एक राजा के बारे में एक दो बातें हैं। तो मंडोर के गुर्जर प्रतिहार हमारे खुशी खुशी आज पूरे हो जाएंगे। अपनी कोई भी गाइड, कोई भी बुक, पासबुक उठा के देख लो, कोई भी तथ्य आपको ऐसा नहीं होगा कि जो लगे कि भाई मेरे तो ये याद ही नहीं है, ठीक है। लो जी, अब हमने ये, अच्छा घटिया घटिया से क्या था, कुक, जो भी काका, बालक, कुक है, सब घटिया है। तो घटियाला विलेय किसका है, कुक का है। ये पूछा जाता है, कुक यानी कि कुक का है घटियाला विलेय। ऑप्शन दिए होते हैं, घटियाला विलेय किसका है, बाउक, कक, कक्कुक, ऐसे कई नाम दे देगा वो, कक्कुक का घटियाला विलेय है। लो जी, 2 नंबर राजा था रजिल। रजिल ने क्या किया, मंडोर को राजधानी बनाया। चलो आपकी सुविधा के लिए व्हाइट वाला ले लेते हैं, ये है ना पेन। कई बच्चे कहेंगे सर हमें तो दिख ही नहीं रहा। लो, रजिल की विशेषता, इसने राजसूय यज्ञ किया और रोइंसकूप, रोइंसकूप का मतलब है घटियाड़ा। क्या मतलब है, घटियाड़ा, ठीक है। रोइंसकूप में इसने क्या किया, महामंडलेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये तथ्य है नहीं, ज्यादा गहराई से आ जाएगा। और रजिल की विशेष बात हमने अभी पढ़ी थी कि मंडोर के राजाओं की वंशावली यहां से शुरू होती है। वंशावली रज्जिल से शुरू होती है, रज्जिल से शुरू होती है। इस बात को आपने याद रखना है। फिर बात आ जाती है नर भट्ट की। नर, जल का छिड़काव कर, भट्ट, कर से नर भट्ट। पिल्ली पन्नी इसकी उपाधि थी, इसकी वीरता के कारण पिल्ली पन्नी इसकी उपाधि याद रखना। रोइंसकूप यानी कि घटियाड़ा का प्राचीन नाम है। रोइंसकूप में विष्णु मंदिर किसने बनवाया, तो विष्णु मंदिर बनवाया जी नर भट्ट ने, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। फिर नाग भट्ट प्रथम आ जाता है। नाग भट्ट प्रथम, वो पानी में नाग बैठा था, उसकी उपाधि थी नाहड़, नाहड़ थी। नाग भट्ट प्रथम की बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, देखो इनकी राजधानी मम्मे, मंडोर के बाद मेड़ता बनती है, तो मेड़ता को राजधानी कौन बनाएगा, मेड़ता को राजधानी बनाएगा नाग भट्ट प्रथम। तो उस बुक में तथ्य दिए गए थे कि इसने इसकी मंडोर की जगह मेड़ता को भी राजधानी बनाया। तो फिर इससे मंडोर का महत्व कम नहीं हुआ। हो सकता है सत्या में आगे गहरी बातें आ जाए, तो मंडोर का महत्व भी बना रहा था। इस बात को ध्यान रखना है आपने। इसके बड़े बेटे तात ने, तात की इंपॉर्टेंट बात है, तात नागभट्ट का बड़ा बेटा है, उसने संन्यास ग्रहण कर लिया और राज्य किसको दे दिया, राज्य अपने भाई भोज को दे दिया। यानी कि नागभट्ट के 2 बेटे हैं, तात और भोज। तो हमें ध्यान रखना है तात का कि तात ने संन्यास ग्रहण कर लिया था और राज्य अपने आप में राज छोड़ना,
गद्दी छोड़ना, संन्यास ग्रहण कर लेना बहुत बड़ी है। अभी इन दिनों आप देख रहे हो, आईआईटी वाले बाबा को बड़ा फेमस किया था लोगों ने। क्यों? क्योंकि उस समय सोशल मीडिया होता तो मैं कहता हूं तात बहुत फेमस होता। कैसे कि इसने सारा राज्य ही छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। आप कह रहे हो ना कि आईआईटी बाबा ने करोड़ों का ऑफर ठुकराकर वो क्या है, वो इधर आ गया। अब किसको पता भी करोड़ों का ऑफर ठुकराया है? वो उसके मन में जो आए वो बोल देता है भारत हारेगा। कोहली को कहते जोर लगा लो, मैं भगवान हूं, मैंने कह दिया। उसको कहे कोई कि भाई आपकी जो बहन है वो आपको मिलने की बात कह रही है, बहन मिलने का कह रही है। बहन को पता है अब मैं फेमस हो गया हूं। पहले मैं कहता था मैं पहले क्या कहता था, मैं कहता था मैं अवतार हूं, राम का हूं, कृष्ण का, मैं कल की अवतार हूं, तब मेरी सुनी नहीं। तो अब वो कितना हाईलाइट हमारे मीडिया को, मुझे लगता है कि शायद को काम ही नहीं बचा। ये उसके माइक लेके उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ कह देता है, फिर हेडलाइन कल की बाबा ने, वो आईआईटी बाबा ने ये कहा। लो जी, अपनों से ही वो तो लड़ पड़ रहा था वहां की क्या होते हैं मठाधीश, कुछ नहीं होता, ये पता ही नहीं क्या चल रहा है। तो मैं कहता हूं तात भी अगर होता, वो बात याद आ गई कि इतना त्याग किया, तो तात के बाद राजा कौन बनेगा? जो भोज बनेगा। भोज के बाद हमने कहा उसका यशोगान किया, और चंदू ने लुक के देखा। ये राजाओं के क्रम हैं तो याद रखने हैं, कुछ भी हो जाए। शिलुक, शिलुक की बात आती है। शिलुक की विशेषता, ये वल प्रदेश जैसलमेर के लिए आया है। जैसलमेर में देवराज भाटी राजा हुए थे, तो वहां पर उसने देवराज भाटी को हराकर वल मंडल पर शिलुक ने अधिकार कर लिया था। और इन पर अधिकार करके उसने क्या किया, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था यहां पर मंडोर में। फिर बात आती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, वो तथ्य इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चाहे भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। आगे पहले हमने एक मंदिर पढ़ा था, वो भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है। आप ये जरूर याद रखें, कौन सा गुर्जर प्रतिहार राजा वीणा वादक था। समुद्रगुप्त के बारे में गुप्त राजवंश में हमने पढ़ा वीणा बजाता था, तो यहां पर गुर्जर प्रतिहारों का राजा झोट है, वीणा बजाता था। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इसने गंगा में जल समाधि ली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो, ये सबने पढ़ा होता है, कौन सा? भीनमाल का, या कह दे कनौज का। ये आता है कौन सा गुर्जर प्रतिहार राजा था जिसने गंगा में जल समाधि ली, गंगा में जल समाधि। और आपने इसका उत्तर आज तक इस प्रश्न को पढ़ा तो आप नागभट्ट द्वितीय करते आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नागभट्ट द्वितीय ने भी गंगा में जल समाधि ली थी। बहुत पावरफुल राजा था, नागावलोक दरबार और पता नहीं क्या कुछ इसका, तो इसके बारे में। और इसके बारे में आज एक और तथ्य मेरे को देखने को मिला, वो एक अलग से शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। वो जो फहराते हैं ना भगवान फहराने वाली बात, और वो सारी बातें आज मुझे यहां से पता चली थी हिंदी ग्रंथकार की एक बुक में। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, गंगा में जल समाधि दो गुर्जर प्रतिहार राजा ले रहे हैं, भीनमाल और कनौज का राजा। कनौज का राजा गुर्जर प्रतिहार वो है नागभट्ट द्वितीय, जिसने कनौज को राजधानी बनाया। वो आपने ये देखना है एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, मंडोर के किस गुर्जर प्रतिहार राजा ने गंगा में जल समाधि ली, या ये। इसको बहुत बार मैंने जब वो टेस्ट लिए जाते थे ना, पहले वाले भी फ्री होते थे अपने टेस्ट, तो वो ऑनलाइन पे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाता, तब सिमरन सर ही पढ़ाते। तो मैंने बच्चों से ये प्रश्न पूछा, उन्होंने ये, मैंने कहा मंडोर के किस राजा ने गंगा में जल समाधि ली, मंडोर के किस गुर्जर प्रतिहार राजा ने। मैंने ऑप्शन में नागभट्ट द्वितीय भी दिया था, तो बच्चों ने इस ऑप्शन को किया क्योंकि ज्यादा यही सुना होता है। ये जरूर देखना है क्या पूछ रहा है वो, मंडोर के किस राजा ने। तो मंडोर के राजा की बात आए तो झोट, ठीक है जी। वीणा वादक भी ये था। बिल्लादित्य जो भी है ना, बिल्लादित्य की भी बात है कि राजा छोड़कर हरिद्वार गए। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो तीन राजा जो हो गए वो संन्यास ग्रहण करते हैं। एक हो गया तात, और एक हो गया झोट, और एक बिल्लादित्य। और ऐसे राजा आपको वहां कनौज वालों में भी मिलेंगे। नागभट्ट ने भी गंगा में जल समाधि, और भोज भी अंतिम समय में सन्यासी बन जाएगा। ठीक है, ये देखो मंडोर के तीन राजा वैरागी हुए, ये तीन है, तीन राजा वैरागी हुए, तात झोट बिल्लादित्य। भीनमाल के दो नागद्वितीय, और भोज तीर्थ यात्रा पर चला गया था। कक की बात इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रश्न पूछा गया, और जब ये पहली बार पूछा गया तो लोगों के लिए ये था कि ये प्रश्न आया कहां से।
अब मैं करवा रहा हूं ना, तो कुछ बच्चे ये कहेंगे सर इतना गहराई से क्यों करवा रहे। पहली बार प्रश्न क्या आया था, गुर्जर प्रत्यार वंश का कौन सा राजा जो कि व्याकरण व ज्योतिष का ज्ञाता था। अब लो, सुना ही नहीं था नाम, तो ये कक था, कक। काका जो है ना, काका व्याकरण ज्योतिष का ज्ञाता है। इसने और क्या किया, मुंगेर के गौड़ों को हराया, ठीक है। और क्या किया, कक की पद्मनी, जो पद्मनी के बारे में बात आप जब भी सुनते हो, कुछ इतिहासकार ये कहेंगे कि पद्मनी श्रीलंका की थी। कुछ इतिहासकार हमारे ये मानते हैं कि पद्मनी जो बीकानेर में जगह पड़ती है, पूगल, खाजूवाड़ा से बीकानेर जाते हैं, पूगल, पूगल की बताई जाती है पद्मनी को। वो क्यों कंफ्यूजन हुआ, हो सकता है क्योंकि बाटी, जैसलमेर बीकानेर बाटियों का राजवंश रहा था जैसलमेर में, तो जैसलमेर बीकानेर आपस में लगते हुए हैं, तो पद्मनी जो है बाटियों जो है बाटी राजवंश की एक पहले रानी हुई है, जिसका विवाह कक से हुआ था, ठीक है, कक से हुआ था। तो उस पद्मनी से कक ने विवाह किया था, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका यही है, ये वाला, गौड़ों को हराया। नाग द्वितीय जो था ना, कौन सा, कनौज वाला, कनौज के नाग द्वितीय का ये सामंत हुआ करता था, कक। फिर आ जाता है अंतिम बाहुक या बालक। इसकी विशेष बात आपको बतानी है, वो ये है कि बाहुक या बालक जो है 1837 में मंडोर के विष्णु मंदिर में प्रशस्ति लगवाता है। एक बात इंपॉर्टेंट बात है, मंडोर के विष्णु मंदिर में जो प्रशस्ति लगी हुई है 837, 18 नहीं 837 में बालक या बाहुक ने, बाहुक याद रखना, बाहुक प्रशस्ति या मंडोर प्रशस्ति एक ही बात है, इसको मंडोर प्रशस्ति भी कहा जाता है। फिर बात आ जाती है कक्कुक की, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये राजा भाई, आने वाले परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। इसमें दो जय स्तंभ बनाए हैं, एक जय स्तंभ घटियाड़ा में और एक मंडोर में। एक घटियाड़ा में जय स्तंभ बनाया, एक मंडोर में बनाया। अब फिर बात आती है, जब हम भीनमाल शाखा के राजाओं को पढ़ेंगे ना, वहां मैं आप एक शब्द लिखूंगा नाकदेव, वहां पर नाकदेव। तो नाग से नाग भट्ट प्रथम ने भीनमाल राजवंश की स्थापना की, वहां दूसरा राजा होगा ये कक्कुक, का से कक्कुक, तीसरा राजा होगा देवराज और चौथा राजा होगा वहां पर वत्सराज। यानी कि दूसरा राजा कक्कुक था वहां पर भी, और कक्कुक यहां भी है, यहां अंतिम राजा है, वहां दूसरा राजा होगा। भीनमाल शाखा में एक राजा हुआ कक्कुक, उसने मंडोर में एक विजय स्तंभ बनाया था। ये दो जय स्तंभ बना रहा है घटियाला व मंडोर में। मंडोर में ये एक विजय स्तंभ है, वो भी कक्कुक ने बनाया है। ज्यादा इतना गहराई से नहीं पूछेगा कि मंडोर वाला या भीनमाल वाला, आपने ध्यान रखना है कक्कुक ने मंडोर में एक विजय स्तंभ बनाया, जो कि विष्णु मंदिर के, जिसके नीचे विष्णु मंदिर है, जो कि राजपुताना का दूसरा प्राचीन विजय स्तंभ है। राजपुताना का क्या है, प्राचीन विजय स्तंभ है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कौन सा है। और एक बात बता दूं, सबसे प्राचीन जो विजय स्तंभ है ना भाई, सबसे प्राचीन, वो कौन बनाता है राजस्थान में, वो समुद्रगुप्त ने बनाया था भाई। किसने बनाया था, समुद्रगुप्त ने बनाया था, जो कि राजस्थान में सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। मुझे कमेंट करके आप बच्चे बताएंगे कि राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ है, वो क्या नाम है उसका और कहां है। क्या वो बयाना अलवर में है क्या, लो जगह का नाम भी बता दिया आपको, अब बताना। और दूसरा प्राचीन विजय स्तंभ कहां है, वो है आपने कहा मंडोर में। बनाया किसने, कक्कुक ने बनाया भाई। नए प्रश्न है बिल्कुल ही। और कक्कुक की दूसरी बात, एक तो दो जय स्तंभ बनाएगा घटियाला और मंडोर में, दूसरा घटियाला के अभिलेख जो कि संस्कृत व प्राकृत भाषा में है, संस्कृत प्राकृत भाषा में, ठीक है, ये इसने लिखवाए। और दो मुख्य काम किए थे कक्कुक ने, वो क्या किया था, ये प्रजापालक न्यायप्रिय राजा था, नॉर्मल बात है। इसने महाजनों को बसाकर व्यापार को प्रोत्साहन दिया था, व्यापार को प्रोत्साहन दिया था। यानी कि मंडोर में इसने महाजनों को बसाया था, क्योंकि यहां पर लोग व्यापार, महाजन लोग आते नहीं थे, क्योंकि अरब आक्रमणकारी भी हैं और भी हैं, लूटपाट हो जाती थी, तो इसने व्यापार को प्रोत्साहन दिया। दूसरा अबीर एक जाति है, वो उन्होंने क्या की, वो घटियाला में बार बार आक्रमण करते थे, तो यहाँ पर व्यापारी लोग व्यापार ही नहीं करते थे, तो अबीरों से घटियाला को मुक्त करवाया था किसने, कक्कुक ने। तो कक्कुक की दो बातें, दो काम,
एक तो व्यापार को प्रोत्साहन और अबीरों से मुक्त किया घटियाला को। दूसरा, 2 जय स्तंभ घटियाला और मंडोर में। तीसरा, दो घटियाला के शिलालेख इसके मिलते हैं। अब ये बात हमने जितने भी राजा पढ़े हमने, वो सारे के सारे राजा हमने पढ़े हैं मंडोर के, मुख्यतः मंडोर के। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे भीनमाल कनौज के जितने भी कुल मिला के 5 राजाओं के नाम। आज अगर आपने ये पढ़ने के बाद ठीक महसूस किया कि हाँ सर ठीक है, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा, निःशुल्क के लिए देखो बहुत सारे लोग और भी मेहनत कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता कौन कर रहा है कौन नहीं, ठीक है, लेकिन मैं अपनी तरफ से स्कूल टाइम के बाद, स्कूल टाइम से पहले कुछ छुट्टी लेके, मेरा कोई भी संडे, देखो पूरा त्याग करूंगा आपके लिए, जितना हो सकता है 1 साल आपके लिए फुल खड़ा मिलूंगा, जितने आपके ये परीक्षाएं हैं। आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप क्लास को ईमानदारी के साथ, मैंने देखा है रीट वाला बैच में जब फ्री पढ़ा रहा था उन दिनों में बच्चे सभी क्लास का स्टेटस लगा देते थे, शेयर करते थे, लेकिन आज जैसे ही मैंने इस क्लास की सूचना का शेयर किया ना कि बच्चे स्टेटस लगा ले, शेयर कर ले, अब रीट का पेपर हो गया, उन बच्चों को कोई लेना देना नहीं है। संतवीर सर, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? संतवीर सर टेलीग्राम, संतवीर सर नाम से, यूट्यूब वाले नाम से ये संतवीर सर टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को आप, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। उसमें देखो लगभग 6000 बच्चे होने वाले हैं, 56-5700 हैं। मैंने डाला कि शेयर कर लो, 5-7 के अलावा किसी ने स्टेटस नहीं लगाया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं। तो क्या है ये मतलब, जब तक आपको जरूरत है उसके बाद जरूरत नहीं रही, आप किसी और के लिए काम नहीं, आपके और भी तो बहन भाई तैयारी कर रहे हैं जिनके पास फीस नहीं है। मेरा दौर मुझे याद है कि अगर 250 वाली फीस भी कहीं है, वहां पर रहकर अगर टेस्ट देने हैं तो रूम का रेंट नहीं होता देने के लिए। तो बहुत सारी वो चीजें हैं जिनको जो है, तो आपका एक शेयर करने से जरूरतमंद तक वो चीज पहुंच जाएगी और निःशुल्क जो है शिक्षा वो प्राप्त कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।